coordinating, and D for directing, R for reporting, and B for budgeting. ठीक है? So it's the most popular model post core which describes the elements of management. Management के जो main elements हैं, जो अज्जा हैं, जो function है, वो इसमें बताए गए हैं आपको, और इसकी तरतीब को याद रखने के पोस्ट कॉर्प के जरिए से याद रख सकते हैं. लाइक प्लानिंग की चीज को तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, पहले मनसूबाबंदी करना, फिर तरतीब देना, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग. आपको स्टाफ की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए से आप काम कर सकें, उसके लिए हिदायत जो है वो देने की जरूरत पड़ती है. एंड देन आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, देन रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, एंड देन एट द लास्ट आपका बजटिंग आ जाता है कि कितने बजट में आपने ये सारा काम जो है वो सेटल आउट करना है. राइट? The management function. The management function प्लानिंग. सबसे पहली चीज जैसा कि हमने बात की कि प्लानिंग आ जाती है मनसूबा बंदी करना, ठीक है. प्लानिंग के बाद में फिर आपकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, एंड देन कोऑर्डिनेटिंग, एंड देन इनोवेटिंग, कंट्रोलिंग एंड बजटिंग. ठीक है, कि आप सबसे पहले किसी चीज की मनसूबाबंदी करते हैं, फिर उसको तरतीब देते हैं, उसके लिए स्टाफ की आपको नीड पड़ती है, आप उसके लिए हिदायत को फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, बाहमी ताउन से बाहमी तल्लुक को जो है वो बरकरार रखते हुए मिलजुल कर काम करते हैं, इनोवेशंस करते हैं जो उसमें आपको चेंजिंग्स करने की या नई दरियाफ्तिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन प्रोसीजर्स को चेंज करने की जरूरत पड़ती है जो कि ठीक नहीं है, उसके हिसाब से आप उसमें तब्दीली लाते हैं, एंड देन तमाम चीज़ों पर कंट्रोल होना, कंट्रोलिंग, एंड एट द लास्ट बजटिंग कि कितने बजट में आपने वो सारा जो अपना प्रोसीजर है, जो काम है, उसको डन कर लिया. ठीक है, तो ये आपके मैनेजमेंट के तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर इस सिंपल सी डायग्राम के जरिए, पिक्चर के जरिए जो है वो दिखाए गए हैं. ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी करना, ह्यूमन रिलेशंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटिवेशन. फैसला साजी करना, ठीक है, इंसान के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, रहनुमाई करना, ठीक है, मसाइल का हल निकालना, काम को करने के लिए मुतहरिक रहना, मोटिवेटेड रहना नेसेसरी है. तो ये सारे स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं कि जिसके अंदर आप डिसीजन मेक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को डेवलप करते हैं, लीडरशिप की आपको नीड पड़ती है, प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ताकि आप किसी अच्छे रिजल्ट तक अपने गोल को जो है वो अचीव कर सकें, अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकें. सो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट का जो तरीका कार है वो क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इस चीज को डिस्कस करेंगे. डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, फैसला साजी करना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, नॉलेज. क्योंकि सबसे जरूरी चीज जो होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, और इंफॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करके एक दूसरे से. ठीक है, आप डिसीजन मेक करते हैं पहले, उसके बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन हो जाती है कुछ कलेक्ट, उसके बाद में ही आप उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो मेक कवर कर सकते हैं. सो ये जो प्रोसेस है सारा मैनेजमेंट का, ये किस मकसद के लिए किया जाता है, यानी रिजल्ट आपने क्या निकालना होता है, कोई फैसला लेने के लिए. ठीक है, किसी भी फैसले को जो है डिसीजन को मेक करने के लिए आप सारे मैनेजमेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं. और मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, जैसा कि हम पहले भी उसके तमाम फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो वही फंक्शन उसमें दोबारा आ जाते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिलेशन, मोटिवेशन, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, इनोवेशन. राइट, तो यही वो सारे स्टेप्स हैं जो कि मैनेजमेंट के तरीकाकार को लेकर घूमते हैं, और मैनेजमेंट इन्हीं पर बेस्ड ऑन होती है, इन पर मुश्तमिल होती है. ठीक है, आई होप सो कि भी आप लोगों को कुछ स्टेप्स इनमें से वैसे भी याद हो गए होंगे, लेकिन आप लोग इनको याद कर लीजिएगा अगर नहीं भी हुए, क्योंकि ये इजी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं. मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करें या मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें, मैनेजमेंट क्या होती है ये बताना चाहें, तो उसमें भी आप ये सारी चीजें जो है वो बताएंगे. ठीक है, द मैनेजमेंट pyramid, board of governors, tourists, head of departments, units, sector, and supervisors, controllers, and inspectors. Top management, middle management, and lower supervisory management. मैनेजमेंट की अगर आप बात करो तो तीन इसमें कह लें कि इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें आपके सबसे पहले टॉप की मैनेजमेंट आ जाती है, देन मिडिल की मैनेजमेंट, एंड देन लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आ जाती है. ठीक है, अगर सबसे बड़ी टॉप मैनेजमेंट की बात की जाए, यानी कि अगर आप मुल्की सतह पर बात कर लेना, ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट में आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आपके ट्रस्टीज आ जाते हैं, आपके ट्रस्ट के अदारे, आपकी हुकूमत के बोर्ड वगैरह. ठीक है,
وہ اس میں شامل ہے. اگر مڈل مینجمنٹ کی بات کیجیے تو اس میں پھر آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یونٹ اور سیکٹر, آپ کے اس ادارے کے جو بھی کوئی ہیڈ ہوتے ہیں, جو ماسٹر ہوتے ہیں, جو پرنسپل ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد میں اگر تھرڈ لوور سپروائزری مینجمنٹ کی بات کیجیے تو اس میں پھر آپ کے وہاں کے ادارے کے جو ہیں سپروائزرز, آپ کے کنٹرولرز, انسپیکٹرز وغیرہ شامل ہوتے ہیں. یعنی وہاں پر جو آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کا جو سسٹم ہے وہ کیسا چل رہا ہے, جو آپ کے مینجمنٹ سسٹم کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ لیکن جو پالیسیاں وغیرہ تشکیل دی جاتی ہیں, جن پر عمل کیا جاتا ہے, تو وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ٹاپ مینجمنٹ کی طرف سے یعنی کہ کہہ لیں کہ جو آپ کے پاس ساری مین چیزیں ہوتی ہیں, کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, وہ آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. اینڈ دین مڈل مینجمنٹ کے انڈر آپ آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد میں ایٹ دی لاسٹ اپنی سپروائزری مینجمنٹ آپ کے انڈر جو اسٹوڈنٹس, جو ٹیچرز ہوتے ہیں یعنی سپروائزر کے انڈر, تو وہ پھر ان کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کی 3 ٹائپس ہیں, ٹاپ مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ اینڈ لوور سپروائزری مینجمنٹ. مینجمنٹ پروسیس کین بی ڈسکرائبڈ ایز انڈر. مینجمنٹ کے طریقہ کار کو, پروسیس کو جو ہے اس طریقے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے, اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اس میں کون سی چیزیں شامل ہیں. پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, ڈائریکٹنگ, کوآرڈینیٹنگ, انوویٹنگ, کنٹرولنگ, بجٹنگ, ڈیسیژن میکنگ, ہیومن ریلیشن, رپورٹنگ, کمیونیکیشن, لیڈرشپ, پرابلم سالونگ, موٹیویشن. سو سب سے پہلے منصوبہ بندی کرنا, ٹھیک ہے, چیزوں کو ترتیب دینا, اسٹاف کی نیڈ ہونا, ڈائریکٹ کرنا, ہدایات دینا, کوآرڈینیٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ, انوویشنز کے بارے میں جاننا, ٹھیک ہے, انوویٹ کرنا نئی نئی چیزوں کو, کنٹرول کرنا چیزوں پر, بجٹ کو جو ہے وہ ایک پلان طریقے سے تشکیل دینا, اور کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا, اور انسانی تعلقات کا جو ہے وہ بہترین طریقے سے استعمال کرنا, رپورٹنگ کرنا, رپورٹس کا تیار کرنا, بات چیت کرنا, رہنمائی کرنا, مسائل کا حل تلاش کرنا, اور تمام کام کو کرنے کے لیے متحرک رہنا, موٹیویٹڈ رہنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو اسٹیپس ہیں, یہ جو طریقہ کار ہے مینجمنٹ کا, اس کے پروسیس میں یہ سارے اسٹیپس آ جاتے ہیں, یہ سارے فنکشنز آ جاتے ہیں, یہ سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن پر مینجمنٹ بیسڈ آن ہوتی ہے, مینجمنٹ کنسسٹڈ ہوتی ہے. آبجیکٹو آف ایجوکیشنل اسکول مینجمنٹ. ابھی بات کریں گے کہ ایجوکیشنل اسکول مینجمنٹ کی مین آبجیکٹو جو ہے وہ کیا ہے. So aims and objectives of school management are same, which are determined by the government of Pakistan in education policies as per national education policy. تو اسکول مینجمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ اس کے تمام مقاصد کو دیکھنا چاہیں, ایمس کو دیکھیں, اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھیں کہ ان میں کون سی چیزیں ہیں, تو ان میں وہی چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے تعلیمی پالیسیوں میں جو چیزیں تشکیل دی جاتی ہیں انہی پر عمل ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے تحت گورنمنٹ کی طرف سے جو پالیسیاں بنائی گئی ہیں تعلیم کے لیے, انہی پر جو ہے وہی ہمارے مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ایمز ہوتے ہیں اسکولس کے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہی ہماری مین ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے اپنے انسٹیٹیوٹس میں. سو اسپیکٹس آف ایجوکیشنل school management and related issues, society needs and aspirations, the policy and objectives, the resources, the outcomes. تو معاشرے کی ضرورت کے لیے آپ کو تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ان پالیسیز پر عمل کرتے ہیں, ان کے آبجیکٹیوز پر فوکس کرتے ہیں, ان آبجیکٹیوز پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے آپ مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اینڈ پھر لاسٹ میں بات آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا گین کیا, کیا سیکھا, کیا ملا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کو آؤٹ کم کیا ملا, مطلب کہ ریزلٹ کیا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی آپ کی سوسائٹی کی نیڈس, آپ کی پالیسیز اینڈ آبجیکٹیوز, ان پر امپلیمنٹیشن, آپ کی ڈفرینٹ ریسورسز کا یوز, آپ کے کنکلوژن کیا گین کیا, آپ کے آؤٹ کمز, ریزلٹس یعنی کہ, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں وہ اہم پہلو ہیں آپ کے مینجمنٹ کے, اور اس سے متعلقہ تمام مسائل کو ڈیل کرتے ہیں. یعنی آپ کے تعلیمی مینجمنٹ, اسکول کی مینجمنٹ اور اس سے متعلقہ تمام مسائل کے جو اہم پہلو ہیں وہ یہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ سوسائٹی کی نیڈس, پالیسیز اینڈ آبجیکٹیوز, ریسورسز اینڈ آؤٹ کمز. کلیئر؟ اسٹوڈینٹس وائس آ رہی ہے؟ اوکے. So, the issues in educational management.
अभी एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर इसके 3 स्टेप्स आ जाते हैं ना, लाइक क्या क्या कि सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी तालीमी मैनेजमेंट के मसाइल के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो बात स्टार्ट होती है आपकी सोसाइटी से ना, आपके मुआशरे से, ये जहाँ आप रहते हैं आपकी सोसाइटी। तो सोसाइटी और इन्वायरमेंट जो है वो मैटर करता है। यहाँ से फिर आप डिफरेंट स्टेप्स में यानी कह लें कि जाते हैं। तो पहला जो स्टेप है आपका वो इनपुट होता है, ठीक है, एंड देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। इनपुट मीन टू से कि आपकी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है, यानी आपके रिसोर्सेज, आपकी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो पॉलिसी आप तश्कील देते हैं कि किस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं आपके मुताबिक, ठीक है, किन मसाइल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपके इनपुट में आ जाती हैं। एंड देन प्रोसेस, तरीकाकार, मैनेजरियल प्रोसेस और प्रोसीजर, मैनेज करने का जो तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है वो इसमें सारा शामिल होता है, यानी आपकी मैनेजमेंट कह लेंगे वो सारी आ जाती है ना, कि आपने उसको प्रोसेस करना कैसे, उन पॉलिसियों पर कैसे एक्ट अपॉन करना है, वो स्टेप आ जाता है, ठीक है। फिर आप उस अमल से गुजरते हैं, देन प्रोसेस एंड एट द लास्ट आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, जो आपको हासिल होना, लाइक तो आपका जो नतीजा होता है, आपका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट्स और आउटकम्स, जो आपको नतीजा मिलता है, कंक्लूजन, ठीक है, कि आपने क्या गेन किया उस प्रोसेस से गुजर के, वो आपके लिए फायदेमंद रहा, वो आपके लिए नॉर्मल रहा, वो आपके लिए नुकसानदेह रहा, यानी उसके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। तो फिर यानी ये सब कुछ क्यों किया जाता है, उन नताइज के अच्छा होने से बुरा होने से आपको क्या पता चलता है कि आप अपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट जैसा पहले है आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो है ये सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, कि आप पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फोकस करते हैं, यानी इनपुट, ठीक है, एंड देन प्रोसेस में जाते हैं, यानी मैनेज करते हैं तमाम चीजों को, तमाम तरीकाकार से गुजरते हैं, उन पर एक्ट अपॉन करते हैं जो पॉलिसीज बनी हुई होती हैं, एंड एट द लास्ट आउटपुट में आपको जो है वो फाइनली रिजल्ट्स गेन हो जाते हैं, रिजल्ट्स और आउटकम्स मिल जाते हैं, और इसका मकसद क्या होता है कि आप अपने मुआशरे को, अपने माहौल को जो है वो पहले की निस्बत से बेहतर बना सकें, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि तालीम की क्या जरूरत होती है, एजुकेशन की क्या नीड है, एजुकेशन आपको निखारती है, एजुकेशन आपको अपनी सोसाइटी में खुद को मेंटेन करने के बारे में सिखाती है, एजुकेशन आपको इंफॉर्मेशन देती है, एजुकेशन आपको तालीम याफ्ता बनाती है कि आपको हर चीज का तरीकाकार आ सके, ठीक है, आप नॉलेजफुल हों, आप हर चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने माहौल को ज्यादा अच्छे तरीके से बेहतर बना सकता है, वो तमाम मामलात को ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकता है। सो मेन मकसद यानी आपका जो होता है तो वो क्या होता है, इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को यानी कि इम्प्रूव करना ना, ठीक है। तो यही चीज आ जाती है कि ये तमाम जो प्रोसेस आप गुजरते हैं, इनपुट का, आउटपुट का, ठीक है, इनपुट का, प्रोसेस एंड आउटपुट का, तो ये तीनों स्टेप मतलब किस मकसद के लिए किए जाते हैं, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके एनवायरमेंट के लिए, राइट। मेजर सोर्सेज ऑफ एजुकेशनल इश्यूज। अभी बात करेंगे कुछ अहम तालीमी मसाइल की, ठीक है, कि एजुकेशन के जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं, उनमें कौन से मजीद इश्यूज शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी तालीमी रुकावटों का बायस बनते हैं या उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उनमें आपके रिसोर्सेज इश्यूज आ जाते हैं, आपके प्रोसेस इशू आ जाते हैं, आउटपुट इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज, इनपुट इशू एंड सोशल इश्यूज, ठीक है। आपके वसाइल का जो है वो मसला आ जाता है, आपके प्रोसेस का, तरीकाकार का मसला आ जाता है, आपके आउटपुट का मसला आ जाता है कि आपको नताइज नहीं मिल रहे होते, आपके मुआशरे के मसले आ जाते हैं, आपके इनपुट इश्यूज आ जाते हैं, आपके सोशली इश्यूज जो हैं वो उसमें आ जाते हैं, ठीक है, मुआशरे के जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये कुछ रुकावटें हैं जिनकी वजह से आपके एजुकेशनल इश्यूज भी आपको फेस करने पड़ते हैं। मेजर जो सोर्सेज हैं, मेजर जो वजूहात हैं वो इनकी यही होती हैं कि आपके कुछ रिसोर्सेज इशू, आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, आपके प्रोसेस इश्यूज, सोशल इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज, इनपुट इश्यूज और आउटपुट इश्यूज जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। सो दीज आर मेजर सोर्सेज व्हिच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, ठीक है, कि जो कि आपकी एजुकेशन में रुकावटों का बायस बनती है, जिसकी वजह से आपको इशू फेस करने पड़ते हैं, उनमें ये सारे इश्यूज शामिल होते हैं। द एक्सपेक्टेशन टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।
मैनेजमेंट के लिए कुछ अहम असूल जो आपकी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए ज़रूरी होते हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, अपनी तवक्कात को कैसे मुकम्मल कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सो व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ना, मैनेजमेंट की क्या अहम असूल हैं देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट के जो अहम कंपोनेंट्स हैं, जो फंक्शंस हैं, पहले उनको देखेंगे। यानी कि प्लानिंग प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, स्टाफिंग प्रिंसिपल, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल एंड कंट्रोलिंग प्रिंसिपल। ठीक है, के जो अहम असूल हैं उनमें आपके प्लानिंग के असूल शामिल हैं, ऑर्गेनाइज करने की चीज़ों को तरतीब देने के असूल शामिल हैं, स्टाफिंग के प्रिंसिपल शामिल हैं, ठीक है, डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल शामिल हैं, कंट्रोलिंग के प्रिंसिपल शामिल हैं। अभी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग क्या है, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। आप लोग बता सकते हैं मुझे कि ये क्या है? What are planning principle, organizing principle, staffing principle, directing principle and controlling principle? Anybody who remembers? Students, it's the ये वही आपके मेन फंक्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। दीज आर मैनेजमेंट फंक्शंस, ये मैनेजमेंट के अहम असूल हैं, मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के जो अहम एलिमेंट्स हैं ये सारे वो हैं जिनको दोबारा यहाँ पर रिपीट किया गया है कि उनके अहम कुछ असूल हैं। ठीक है, प्लानिंग के प्रिंसिपल हैं, ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल हैं, स्टाफिंग के, अभी ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें जो है मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, तो क्यों डिस्कस की थी? क्योंकि ये मैनेजमेंट के अहम कंपोनेंट्स थे, ये उसके अहम फंक्शंस थे। ठीक है, सो यही चीज है कि वही जो सारे उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उन्हीं के सारे असूल जो है वो इसमें शामिल होते हैं। जाहिर बात है जब मैनेजमेंट उन पे बेस्ड ऑन होती है तो उन्हीं के जो असूल हैं उन्हीं के मुताबिक ये मैनेजमेंट के भी तमाम असूल होंगे ना। ठीक है, गॉट इट? ओके, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के तमाम मामलात की अगर आप वसअत को देखें, उसके स्कोप को देखेंगे, उसके सब्जेक्ट मैटर को देखेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ अ स्कूल प्लान, मैनेजमेंट ऑफ अ सर्कुलर एंड को सर्कुलर एक्टिविटीज। अभी आपको पता है आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है ना, स्पेशली मैनेजमेंट की फील्ड में। इससे रिलेटेड अगर आप में से कोई है तो आप लोगों को फिर इस बात का थोड़ा अंदाजा होगा। खैर, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्कूल स्टाफ और स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्कूल में मैनेज करने के लिए अभी आप सोच रहे होंगे अगर कि कौन सी चीजें है ना, तो स्कूल में मैनेज करने के लिए स्कूल के तमाम चीजों को तरतीब देना, उसमें आपकी निसाबी सरगर्मियां, आपकी गैर निसाबी सरगर्मियां जो है वो शामिल होती हैं कि आप चीजों को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप ज्यादा इंसानी वसाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन से वसाइल आ जाते हैं, यानी आपके स्कूल का स्टाफ, आपके टीचर्स उसमें शामिल होते हैं, आपका क्लरिकल स्टाफ उसमें जो है वो शामिल होता है, आपके स्टूडेंट्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यानी उन सबको जो है वो आपको मैनेज करना पड़ता है, उनको सुपरवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है वो बेहतर बनाने के लिए, उनसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए उनको सुपरवाइज करते हैं, तमाम चीजों को तरतीब देते हैं, एक मैनेज वे में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज वे में रखना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, यानी बजट के जो तमाम मामलात होते हैं उनको भी, उन वसाइल को भी मैनेज वे में रखना पड़ता है, ताकि आपके पास तमाम उसका जो है वो डाटा हिसाब किताब रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हो और आप उसको अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के मुताबिक जो है वो मेंटेन कर सकें, उसमें चेंजिंग कर सकें, उसको चेकआउट कर सकें, उसको रिव्यू कर सकें। ठीक है, ताकि आप उसको जो है वो अपने पर्पस के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें और अपने अदारे को, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो आपकी मैनेजमेंट का जो मेन मकसद होता है, जो स्कोप होता है, वो यही होता है। इसी के साथ ही आपका ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप द लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। देन उसके बाद यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाँच मिनट की शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में यूनिट 3 को स्टार्ट करते हैं।
स्लाइड को डाउनलोड करने की ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, स्लाइड को डाउनलोड कर लें। को यूनिट 3 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का जो तस्वीर है वो क्या है, सुपरवाइजरी क्या होती है, सुपरविजन क्या होता है, इस चीज को डिस्कस करेंगे। आपके माइंड में सुपरवाइजर सुन के कुछ ना कुछ मीनिंग उसका माइंड में आता होगा। इसके मायने होते हैं निगरानी के, ठीक है। सो सुपरविजन में भी आप यही करते हैं, यानी चीजों को जो है वो चेकआउट करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं कि तमाम सिस्टम जो है, जो काम है वो ठीक तरीके से चल रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Inspection is a part of the administration of education, so there is a vast difference between inspection and supervision. It will be discriminated later, hence they are
used interchangeably. Presently, the concept of inspection has to be transformed to one of a healthy supervision and guidance. Supervision is to a large extent a matter of professional relationship between supervisor and the teacher. So supervision is a dynamic process like education. So तारुफ में जो चीज़ आपके साथ डिस्कस की गई है वो ये है कि इंस्पेक्शन क्या होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं किसी चीज़ की छानबीन को। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज़ आ जाती है, इंस्पेक्शन आ जाती है। यानी छानबीन जो है ये एक अहम हिस्सा है आपकी तालीम की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके जरिए से आप अपने मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, चीज़ों की सुपरविजन करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, खोज लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि मौजूदा वक्त में इंस्पेक्शन का जो कंसेप्ट है, जो तसव्वुर है, वो ये है कि एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफॉर्म करना, उसको वहाँ तक पहुँचाना और उस तक पहुँचने के लिए अपने स्टेप को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको सुपरविजन की, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि अच्छे तरीके से उस चीज की निगरानी की जा सके, उसकी रहनुमाई की जा सके, ताकि आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो है वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो सुपरविजन जो है, निगरानी जो है, यानी सुपरवाइज करना जो है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जिसके जरिए आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो सुपरवाइजर के साथ, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ होता है, ठीक है। क्योंकि सुपरविजन एक डायनामिक प्रोसेस है आपके तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, जो कि आपके तालीमी निज़ाम को हरकत में लाए रखती है कि आप उसमें अपने तमाम प्रोसेसेस को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और मैनेज्ड वे में लेकर चलने की कोशिश करते रहते हैं। इसकी अब क्या वजूहात हो सकती हैं? लाइक सुपरविजन की वजह से आपको क्या कुछ करने की जरूरत पेश आती है कि सुपरविजन की वजह से टीचर को पता होता है कि उसने अच्छे तरीके से पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को पता होता है कि उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ना है। बिकॉज क्या होगा कि लास्ट में जो है वो उनके नताइज उनके सामने आ जाएंगे। तो वो रिजल्ट जो शॉफ होते हैं वो ना सिर्फ के कह लें कि बच्चों के लिए होते हैं, बल्कि टीचर की भी मेहनत का नतीजा होते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाया, बच्चों को कैसा पढ़ाया, लाइक तो वही वैसे ही आउटकम जो है वो उनको फाइंड आउट होते हैं। तो ये चीज कैसे इंडिकेट की जाती है? सुपरविजन के थ्रू, ठीक है, कि सुपरवाइजर जो है वो चेकआउट करता है कि क्लास कैसी चल रही है, टीचर कैसा पढ़ा रहा है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम को मुतहरिक रखती है। और सुपरविजन की डिफरेंट टाइप्स है, जैसा कि हमने पहले भी बात की है, ठीक है, कि टॉप लेवल पर सुपरविजन और फिर मिडिल लेवल पर और फिर लोअर लेवल पर। तो यही चीज आ जाती है इसमें। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स SLOs। और इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप जो स्टूडेंट्स हैं वो किस काबिल हो जाएंगे कि जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सुपरविजन, टू रिलेट काइंड ऑफ सुपरविजन, टू नरेट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन, to differentiate the administration supervision, to explain the purposes and need of supervision, to describe the quality and goals of supervision, to describe the roles of supervision, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है कि सुपरविजन का कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है वो क्या है, उसकी वजाहत की जाए। दूसरी चीज आ जाती है कि सुपरविजन की जो तमाम डिफरेंट काइंड्स है, जो टाइप्स हैं, उससे मुतल्लिका उनके बारे में बात करेंगे कि आपको उनकी टाइप्स के बारे में पता चल जाएगा, सुपरविजन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में वजाहत करेंगे। और इसके अलावा सुपरविजन की नेचर को, उसकी तमाम खसूसियात को डिस्कस करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में क्या फर्क होता है उसको वादिया करेंगे। और इसके अलावा सुपरविजन की क्या ज़रूरत होती है, इसके क्या अहम मकासद होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सुपरविजन के क्या गोल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा सुपरविजन के किरदार जो हैं, जो अहम रोल्स हैं सुपरविजन के, उनके बारे में भी वजाहत की जाएगी, ठीक है, कि आप ये सब टॉपिक्स को कवर करने के काबिल हो जाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस यूनिट को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सुपरविजन, पहली चीज जैसा कि हमने बात की है कि सुपरविजन के कंसेप्ट की बात करेंगे, हम उसके तसव्वुर की बात करेंगे। तो सबसे पहले सुपरविजन का मायने क्या है, उस चीज को समझना जरूरी है। सुपरविजन का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ सुपरविजन, द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन डिफाइन supervision as all efforts of designated school officials toward providing leadership to teachers and other educational workers in the improvement of instruction involves the stimulation of professional growth and development of teacher, the selection and revision of educational objectives, materials of instruction and methods of teaching and the evaluation of instruction. So supervision के अगर मीनिंग की बात कीजिए
तो एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन की अगर आप बात करें तालीमी लिहाज से, इस चीज़ की वजाहत यूँ की जा सकती है कि इसमें आपके तमाम तर एफर्ट्स शामिल होती हैं जिनके ज़रिए से आपको रहनुमाई दी जाती है कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, आप अपने तालीमी निज़ाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसमें काम करने के लिए आपको हदायत जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं कि आप कंस्ट्रक्शन के ज़रिए अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये जो आपकी पेशा वराना ग्रोथ हो रही होती है, नशोनुमा हो रही होती है टीचर्स की, उसके लिए सुपरविजन की आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सुपरविजन जो है वो टीचर्स पर भी होती है और स्टूडेंट्स पर भी होती है, दोनों के लिए ही नेसेसरी होती है। तो ये एक ऐसा रिवीजन का मेथड है जिसमें आप अपनी तालीमी ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हैं, जिसके जरिए से आपको मटेरियल किस तरीके का आप यूज कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करने के बारे में बताया जाता है, आपको हिदायत दी जाती हैं कि आप किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, क्या तरीकाकार आपने अपनाना है और आप कैसे जो है वो अपनी तमाम स्टडीज को इवेलुएट कर सकते हैं, उनका जायजा ले सकते हैं। ठीक है, हिदायत के जरिए से जो है उन पर अमल कर सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपने एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं, उसके बारे में उसको बेहतर बनाने के लिए उसका जायजा ले सकते हैं और मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यही सुपरविजन का मेन मकसद होता है, किसी भी चीज को बेहतर बनाना। उसकी निगरानी की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? ताकि तमाम काम जो है वो एक मैनेज वे में चल सके, ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से चल सके। स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है? ओके, एक्चुअली मेरी तरफ थोड़े से सिग्नल जो है वो वीक शो हो रहे हैं, तो डेट्स वाई मैंने आप लोगों से पूछ ली है कि वॉइस आ रही है आप लोगों को? ठीक है, ओके ओके। तो मीनिंग ऑफ सुपरविजन में आपकी सुपरविजन का मतलब क्या है वो आ जाता है। तो सुपरविजन का मतलब क्या, मायने क्या है? निगरानी क्या है, और निगरानी की जरूरत आपको क्यों पड़ती है? किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए आप उसको चेक करते हैं ना, तो यही वजह होती है कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। सो सेम थिंग आपकी एजुकेशन फील्ड में भी है कि एजुकेशन की फील्ड में भी आप चीजों को बेहतर बनाने के लिए जो है वो सुपरविजन का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। अभी नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इंस्पेक्शन में और सुपरविजन में क्या फर्क है, उसको वादिहा करेंगे। ठीक है, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। By supervision and inspection, we mean detailed and comprehensive review of all aspects of work and life of an institution. Adams and Dicey discriminate the both inspection is Welcome back, students. So we were talking about inspection and supervision difference. Adams and Dicey discriminate the both. Inspection is a procedure of giving direction to सुपरविजन और इंस्पेक्शन का जो मेन मकसद है,
सुपरविजन के मायने आपके निगरानी की हैं और इंस्पेक्शन के मायने आपके जो है वो छानबीन के हैं। तो अगर आप इन दोनों चीजों की वजाहत करना चाहें कि इनमें तफसीलन क्या फर्क है, तो आप ये देख सकते हैं कि किसी भी अदारे को बेहतर बनाने के लिए, उसकी वर्क को जो है वो बेहतर बनाने के लिए आपको उसकी छानबीन की, उसकी निगरानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो इनमें वाज़ेह फर्क आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन के जरिए से किसी चीज को अच्छा या बुरा यानी सही या गलत साबित किया जाता है छानबीन के बाद, कि वो चीज दुरुस्त है या वो चीज गलत है उसके बारे में पता चलाया जा सकता है, ठीक है। जबकि सुपरविजन के जो मायने होते हैं वो किसी भी प्लानिंग के लिए, किसी भी मंसूबाबंदी पर अमल करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसको हिदायत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुपरविजन का सिस्टम। जबकि इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन छानबीन के मायने में आता है, वो किसी भी चीज को सही या गलत साबित करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए आप उसमें हिदायत का, डायरेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए। जबकि सुपरविजन में आपने कुछ प्रूव नहीं करना होता, सुपरविजन में आप जो है वो आप बस अपनी चीज को बेहतर बनाने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जो है वो सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक वाज़ेह फर्क है इंस्पेक्शन में और सुपरविजन में। इंस्पेक्शन किसी चीज को सही या गलत साबित करती है, सुपरविजन सही या गलत साबित करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो आपको हिदायत देने के लिए होती है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके, ठीक है। क्योंकि इसमें रॉन्ग और राइट का जो है वो कंसेप्ट नहीं होता। आपने अक्सर सुना होगा कि वर्ड का जो डिफरेंस है उसकी मदद से भी आप यूज की मदद से भी उस लफ्जों के मायने को जो है वो क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक इंस्पेक्शन छानबीन के मायने किसी क्रिमिनल केस में आपने अक्सर इस तरह के वर्ड्स को सुना होगा, ठीक है, कि इस चीज के बारे में इंस्पेक्शन होगी, छानबीन होगी, पूछगछ होगी, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी इससे आपको ये चीज मतलब वाज़ेह हो जाती है कि ये किसी चीज को सही या गलत साबित करने के लिए की जा रही है, ठीक है, इंस्पेक्शन जो है। बट इंस्टेड अगर आप बात करें सुपरविजन की, कि सुपरविजन का क्या मेन मकसद होता है, तो सुपरविजन के हर चीज को मॉनिटर करना, उसको देखना, उसको रिव्यू करना, ठीक है, निगरानी करना होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने रिजल्ट्स को जो है ज्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकें, आप अपने सिस्टम को जो है ज्यादा इंप्रूव कर सकें, अच्छा बना सकें, उसके लिए आप सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। तो इट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सुपरविजन। अभी हम काइंड ऑफ सुपरविजन की बात करेंगे कि सुपरविजन की इकसाम जो है वो कौन कौन सी हैं। उसमें इंस्पेक्शन, लेसर फेयर, कोर्सिव, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड डेमोक्रेटिक शामिल हैं, ठीक है। सो मुख्तलिफ इकसाम अगर आप सुपरविजन की बात करें तो कौन कौन से इकसाम शामिल हैं उनकी आपको बताया गया है कि इंस्पेक्शन इज द काइंड ऑफ सुपरविजन, ये एक किस्म है सुपरविजन की, ठीक है, ये एक पार्ट है उसका, लेकिन उसकी एक अलग कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसकी अलग कुछ डिमांड है कि जिसके अकॉर्डिंगली उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो लाइक दिस सुपरविजन में आपकी इंस्पेक्शन, आपके लेसर फेयर का जो है वो प्रोसीजर, आपके कोर्सिव चीजों को दुरुस्त करना, आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत, रहनुमाई और डेमोक्रेटिक चीजों का जमहूरी होना, उसके मुताबिक जो है वो चलना, ठीक है, इस सारी चीजों का शामिल होता है। तो ये आपके सुपरविजन की मुख्तलिफ इकसाम के नाम हैं कि सुपरविजन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी इकसाम हैं, उनके जो नेम्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर किए गई हैं, ठीक है। अभी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन, अभी सुपरविजन की जो नोयत है, नेचर है, वो क्या है, उसकी क्या अहम खसूसियात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। द concept of inspection has to be transformed to one of a healthy supervision and guidance. Inspection days are looked upon sometimes with a degree of anxiety, tension, fear, and apprehension. The academic side is not suppressed in our country. It is done hastily, and it is criticized as pre-functionary and frustration and dissatisfaction in teachers. So now this unproductive and unpleasant concept is being criticized and are tried to replace with the modern concept of supervision, which is the procedure of coordinating, stimulating, and directing the growth of teachers for making the teaching learning process effective. अभी अगर बात कीजिए कि सुपरविजन की क्या नेचर होती है, इसकी क्या अहम खसूसियात हैं, तो इंस्पेक्शन जो है उसका तस्वुर अगर आप
जानने की कोशिश करें तो छानबीन का जो तस्वुर है वो किसी भी चीज को तब्दील करने का है, यानी ट्रांसफॉर्म करने का ना, राइट और रॉन्ग को जो है वो प्रूव करने का। लेकिन एक स्टेप जो है वो इंस्पेक्शन का इसमें आ जाता है कि आप सुपरवाइज कर रहे होते हैं, सुपरवाइज और गाइडेंस, रहनुमाई देना चीजों को, उनकी निगरानी करना, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन की जरूरत भी पड़ती है, यानी छानबीन करने की जरूरत भी दरपेश आ जाती है। तो सम टाइम, कुछ टाइम आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन की जरूरत आपको पड़ती है उस सूरत में कि जब आप किसी एनेक्सिटी का शिकार होते हैं, किसी परेशानी का शिकार होते हैं, किसी तजस्सुस में होते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रेस में होते हैं, तो उन तमाम मामला को हल करने के लिए जो है वो आपको फिर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है कि आप उस चीज के बारे में छानबीन करके उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है वो जान सके, उसके बारे में पता चला सके ना, कि ताकि आपके जो तलीमी मसाइल हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं या स्ट्रेस हैं, उनके बारे में जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट किए जा सकें, उन पर जो है वो तनकीद की जा सके कि क्या ऐसे मसाइल हैं उनके बारे में पता चलाया जा सके, और इंस्पेक्शन की जरूरत आपको पड़ जाती है। तो इंस्पेक्शन इस तरीके से जो है वो सुपरविजन का ही एक पार्ट है, इसीलिए हम सुपरविजन में जो है वो इंस्पेक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ सुपरविजन। बट इंस्पेक्शन की कुछ अलग कैटेगरीज हैं कि आपको उसकी जब नीड रिक्वायर्ड होती है तो तब आप उसको जो जरूरत है उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। तो ये किसी भी चीज को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, जब आप किसी चीज से गैर मुत्तमिन होते हैं या आप किसी से कोई मतलब कह लें कि राजी नहीं होते किसी बात पर, किसी प्रोग्रेस पर, किसी परफॉर्मेंस पर, या किसी बच्चे से जो है वो आपको उस पर गुस्सा आता है, तो आप फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना कि फलां बच्चा जो ये सबक क्यों नहीं याद कर पाता, या इसकी क्या वजूहत है कि इसके रिजल्ट जो है वो हमेशा लाइक अच्छे नहीं आते, या इस तरह की मतलब कोई भी रीजन आपकी एजुकेशन की फील्ड में, आपके एजुकेशन के प्रोसेस में जिसको आपको दरियाफ्त करने की जरूरत पड़ती है कि आप उसके बारे में जान सकें। तो इस तरीके की जो वजूहात हैं उसको जानने के लिए, अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, ठीक है, इस तस्वुर को समझने के लिए आपको ज्यादा जदीद तरीके से सुपरविजन को एक्ट अपॉन करना पड़ता है, जिसमें आपकी इंस्पेक्शन जो है वो शामिल होती है। सो सुपरविजन का जो तस्वुर है वो मेन ये है कि आप सुपरविजन की प्रोसीजर के जरिए से गुजरते हैं, चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, उनके बारे में हिदायत को जो है वो फॉलो करते हैं, टीचर्स की रहनुमाई के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये सुपरविजन का जो तमाम प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। इस तरीके से टीचर्स की टीचिंग मेथड्स को और स्टूडेंट्स की लर्निंग्स को जो है वो बेहतर बनाने की मौसर अंदाज से जो है वो सरअंजाम देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन। All human beings in the educative process, students, teachers, administrators, and supervisors are individuals of worth endowed with unique talents and capacities. The primary aim of supervision should be to recognize the inherent value of each person to the end that the potentials of all persons will be realized. The philosophy of democracy, the psychology of group dynamics, interpersonal relationships, professional leadership, etc., have left indelible imprint on the theory and practice. Modern supervision in the democratic, socially order education is a dynamic force, and hence supervision becomes dynamic in character. तो अगर आप बात करें इंसानी वसाइल की, ह्यूमन बींग्स की, तो इंसान जो है वो अपने तलीमी तरीकाकार को बेहतर बनाने के लिए, यानी टीचर्स के जो है वो टीच करने के मेथड को, स्टूडेंट्स के जो है वो लर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स की, सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ती है कि सुपरवाइजर जो है वो आपको इंडिविजुअली तौर पर, इंफरादी तौर पर तवज्जो दें, आपके टैलेंट्स के बारे में जो है वो जान सकें, आपकी काबिलियत के बारे में जान सकें, और उसके मुताबिक आपको जो है वो काम करने के लिए दिया जाए। मेन मकसद होता है वो पूरा होता है, जिसका मेन मकसद क्या होता है कि हर एक इंसान की तमाम वैल्यूज को जाना जा सके, उसके मुताबिक जो है उसको काम दिया जा सके, ताकि उस पर रिलाई किया जा सके, उसको एहसास हो कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उसने उनको किस तरीके से पूरा करना है। तो डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, जमहूरियत के अकॉर्डिंग, ये जो फिलोसफी है, जो साइकोलॉजी है, इसके मुताबिक आप अपनी तमाम इंडिविजुअली और प्रोफेशनली जो है वो स्किल्स को इस्तेमाल करते हैं, अपनी रहनुमाई के असूलों को अपनाते हुए लीडरशिप की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो
فالو کرتے ہوئے اپنی تھیوری کے اکارڈنگلی تمام ریزلٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹیز کو اچھے سے سر انجام دے سکیں, اچھے ریزلٹس کو جو ہے وہ گین کر سکیں, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اور تمام سسٹم سے گزرتے ہوئے آپ کی جو سپروائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں, چیک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں آپ کو مدد فراہم کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے کریکٹر کے اکارڈنگلی اپنے کام کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھتا ہے, متحرک رکھتا ہے, اور موٹیویٹڈ رہتا ہے, اور اسی کے ساتھ ہی حرکت میں کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے, کنٹینیو رہتا ہے پروسیس. اور پروسیس کے کنٹینیو رہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ دن با دن آگے سے آگے بڑھتا جائے گا, اور آپ امپروومنٹ کی کوشش کر سکتے ہیں. تو وٹ از دا مین پرپز آف سپرویژن؟ نا آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ابھی تک کیا سمجھ آیا کہ سپرویژن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وٹ از دا پرپز آف سپرویژن؟ سپرویژن کی کیوں جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اگر ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا کیا مقصد ہے, تو آپ اس کا جواب شارٹلی کیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ ایسے دے سکتے ہیں, اس کا آنسر سمپل بات ہے کہ سپرویژن کی ضرورت آپ کو اس لیے پڑتی ہے کہ تاکہ آپ اپنے تمام تر چیزوں کو بہتر بنا سکیں, آپ اپنی ٹیچنگس کو بہتر بنا سکیں, آپ بہتر مٹیریل یوز کر سکیں, آپ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو میتھڈ یوز کر سکیں, ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیوں ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس اچھے آ سکیں, اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے بارے میں پتہ چل سکے, اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹ کے ذریعے سے, ایگزامس کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو ایویلویٹ کیا جا سکے, ان کے بارے میں جانا جا سکے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں جو ہے آپ کو پرفارمنس کا اندازہ ہو سکے. ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے, چیزوں کو مینجڈ وے میں رکھنے کے لیے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے سر انجام دے, آپ کو اس کے لیے سپرویژن کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تمام چیزیں ایک بیلنسڈ وے میں آپ لے کر چل سکیں. So difference between administration and supervision. ابھی بات کریں گے فرق کی کہ ایڈمنسٹریشن میں اور سپرویژن میں کیا فرق ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسپیکشن میں اور سپرویژن میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو جیسا کہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسپیکشن جو ہے وہ ایک پارٹ ہے سپرویژن کا, بٹ دیئر از سم کیٹیگری کہ وہ سچویشن کے اکارڈنگلی جو ہے آپ کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ اس کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں انسپیکشن کا. ظاہر بات ہے, آپ جب ایگزامس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو چیک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو سپروائزر ہوتے ہیں آپ کے اوپر, جو نگران ہوتے ہیں, وہ کیا چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بچے چیٹنگ تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ٹھیک طریقے سے اتنا کام کر رہے ہیں. تو یہی چیز آ جاتی ہے اس میں کہ آپ کو انسپیکشن کی چھان بین کی تب ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اٹس دا پارٹ کہ وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے. There must be cordial and intimate working relationship between administration and supervision. So administration and supervision are related in so many important ways. It is not difficult to differentiate the process of supervision from the process of administration. The latter, in its role of policy formation, decision making, direction and control, will not always have the teaching learning elements. There is in distinguishing between administration and supervision makes it crystal clear that supervision is mainly an academic or teaching function. Modern supervision has its essential functions of promoting and guiding teaching learning situations. The dynamics of supervision should be consistent with good teaching process, growth and development of the learner. On the whole, supervisory services essentially and basically are aimed at promoting and facilitating improvement of instruction, which is the goal of school program. ٹھیک ہے, تو اگر بات کی جائے سپرویژن کی اور ایڈمنسٹریشن کے واضح فرق کی, تو آپ اس کے فرق کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریٹ ہوتا ہے
ہے کہ جس میں آپ کے تمام مینجمنٹ آ جاتی ہے, جبکہ سپروائزری ہوتا ہے صرف کسی چیز کی نگرانی کرنا. ٹھیک ہے, تو ایڈمنسٹریشن اور سپرویژن دونوں ہی بہت اہم طریقہ کار ہیں, دونوں ہی بہت اہم چیزیں ہیں ہمارے لیے, کیونکہ یہ کسی بھی سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے, کسی بھی سسٹم کی جو ہے یہ کہہ دیں کہ بنیاد ان پر مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن پر, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے آپ کو جو ہے وہ مینجمنٹ کرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے تمام چیزوں کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس میں سپرویژن بھی آ جاتی ہے. سو ایڈمنسٹریشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرویژن کا اسٹیپ ہے, جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ سپرویژن میں انسپیکشن کا اسٹیپ آ جاتا ہے, تو اسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن میں جو ہے وہ آپ کی سپرویژن آ جاتی ہے. کیونکہ ایڈمنسٹریٹ کیا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی, کسی بھی جگہ کی, وہ اس نظام کو لے کر چل رہی ہوتی ہے, وہ اس کے بارے میں ساری پلاننگ کر رہی ہوتی ہے, وہ اس کے بارے میں ساری مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے, سارے نظام کو سنبھال رہی ہوتی ہے. تو آپ کے پڑھانے کے, سکھانے کے, پڑھنے کے تمام طریقہ کاروں کو ہینڈل کرنا, کنٹرول کرنا, ان کے بارے میں ہدایات دینا, ان کے بارے میں فیصلہ سازی کرنا, ان کے لیے پالیسیز وغیرہ تشکیل دینا, یہ سارا کچھ ایڈمنسٹریشن میں آ جاتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن میں آپ کی سپرویژن بھی آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کو نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں پر آپ کا سپرویژن کا اسٹیپ آ جاتا ہے, اور یہ اسپیشلی مینلی ٹیچنگ کے فنکشن میں آتا ہے, پڑھانے کے فنکشن میں نا. ٹھیک ہے, کہ آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو جدید ماڈرن ٹائپ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگرانی جو ہے یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کی آپ کو ایڈمنسٹریشن میں نیڈ پڑتی ہے, کہ آپ ایڈمنسٹریشن میں اس چیز کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں, کہ آپ کو سپرویژن کی کیا نیڈ ہے, سپرویژن کے ذریعے سے آپ اپنی ایڈمنسٹریشن سسٹم کو بہتر بنا سکیں, آپ اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھا سکیں, آپ ان کی بہتری کے لیے, ان کی نشو و نما کے لیے کام کر سکیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکیں, اچھی سروسز ان کو پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ آگے پروموٹ ہو سکیں, آپ کے جو تمام تعلیمی نظام ہے ان کو بہتر بنایا جا سکے, اور اسکول کے پروگرامس کو زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دیا جا سکے. ٹھیک ہے, سو اس کا مین مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسکول کے پروگرامس کو بہتر بنایا جا سکے, آپ کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں ان کو فلفل کیا جا سکے, ان کو اچیو کیا جا سکے, مقصد میں کامیابی حاصل کی جا سکے. تو کسی بھی ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے, جس میں آپ کا مینجمنٹ سسٹم سارا آ جاتا ہے, اور مینجمنٹ سسٹم میں ہی آپ کی جو ہے وہ سپرویژن بھی آ جاتی ہے, کہ آپ تمام چیزوں کی نگرانی کر کے جو ہے وہ ان کی پرفارمنس کے بارے میں جانتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر. So it's the difference between administration and supervision. Purpose and need of supervision. ابھی بات کریں گے کہ سپرویژن کی ضرورت کیا ہے, اس کا اہم مقصد کیا ہے. To set up suitable goals for the educational institutions, to provide professional leadership to the institutions in order to improve their working, to enlarge teachers' concept of the meaning of education, to induce the newly appointed teachers into the school and into the profession, to develop an understanding of the place of education in our civilization and of the special functions of education, to bring about a realization of local needs and conditions. So supervision کے جو اہم مقصد ہیں, پرپس کیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اس کے اہم مقصد یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے کے تمام مقصدوں کو ایک مناسب طریقے سے جو ہے وہ ایک ترتیب دی جا سکے, آپ رہنمائی کر سکیں, پیشہ ورانہ طور پر جو ہے وہ پروفیشنلی طور پر تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ دوسروں کو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکیں, ان کو ڈائریکشن دے سکیں, تاکہ وہ اپنے ادارے کے تمام کاموں کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں. اس مقصد کے لیے انہیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. سو ٹیچنگ کا جو مین کنسیپٹ ہے چیزوں کو سکھانے کا, وہ آپ کی ایجوکیشن سے متعلق ہے, تعلیم سے متعلق ہے, اور ٹیچرز کے سکھانے کا جو تصور ہے اس کے معنی کو واضح کرنا اس میں ضروری ہے, کہ سپرویژن کی مدد سے ٹیچرز کی کنسیپٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے جو نئی اپوائنٹڈ ٹیچر ہوتے ہیں, جو کہ اس پروفیشن میں نیو ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس طریقے سے وہ جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں, وہ اپنی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اور انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں تمام اپنے فنکشنز کو کیسے صحیح طریقے سے خاص طور پر سر انجام دینا ہے, اس کے بارے میں ان کو جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے, وہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں, اس کے بارے میں انسٹرکشنز ان کو دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ریلائزیشن ہے, یہ جو احساس ہے, اس کے ذریعے سے انہیں حالات کے متعلق تمام ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے, اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو, اپنی پروفیشنلی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ مزید کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, کہ وہ مزید بہتر بنا سکیں, اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکیں. سو پرپز اینڈ نیڈ آف سپرویژن. تو ابھی بات کریں گے کہ اس کی کیا مزید ضرورت ہے, کیا اہم مقاصد ہیں. تو اس میں اور بھی بہت سارے پرپسز آ جاتے ہیں. ٹو ہیلپ ٹیچر ٹو اینالائز critically their own activities, to ascertain the work in which each teacher is most
successful and in which he is capable for growth, to unify teachers into a team all working intelligently and willing to appreciate cooperation, achieve the same general goals, to ascertain and bring about needed changes in the organization and administration will facilitate an effective teaching, to assist teachers in diagnosing people need and to help in planning for growth, empower and satisfy them, to popularize the school program, especially its success so that the public will be more understanding and sympathetically helpful, to direct teachers towards unfamiliar sources of immediate aid and materials for continuing growth, to share the public problems of the school so as to get suggestions of their reactions, to protect teachers from unnecessary and unreasonable demand by the public and timings and energies, and to protect them from uncalled for criticism, to develop a professional awareness and concern for the profession. So मेन मकसद क्या आ जाते हैं सुपरविजन के कि टीचर्स की एक्टिविटीज को बेहतर बनाना, उनका जायजा लेना, टीचर्स की कामयाबी के लिए काम करना कि वो जो है आगे बढ़ सकें, अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें, टीचर्स इत्तेहाद के साथ आपस में एक दूसरे के साथ टीम की सूरत में एक दूसरे की इंटेलिजेंसी को यूज करते हुए, जहान का इस्तेमाल करते हुए कामों को करने के लिए पुरअज़म रहें, विलिंग रहें, उनको करने के लिए तैयार रहें, ताकि वो अपने जनरली जो तमाम मकासद हैं उनको एक दूसरे के कॉपरेट के जरिए से हासिल कर सकें, ताकि वो वक्त की बदलती हुई तमाम जरूरियात को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो फैसिलिटेट कर सकें, और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनके अदारे के जो तमाम टीचर्स हैं उनको ज्यादा मौसर तरीके से सहूलियत मुहैया की जा सके कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, बच्चों की जरूरियात को समझा जा सके, उनके बारे में प्लानिंग की जा सके, उनकी नशोनुमा के लिए, ग्रोथ के लिए काम किया जा सके कि तमाम लोग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन रह सकें, अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें, स्कूल के प्रोग्राम्स को ज्यादा जो है वो पॉपुलर किया जा सके, खास तौर पर अपनी कामयाबियों को जो है वो दूसरों के साथ शेयर किया जा सके, और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। आप ज्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे की मदद करके जो है तमाम चीजों को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं कि टीचर जो है वो अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, अपने मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगी, उनकी नशोनुमा के लिए काम करेंगी, उनको सजेशंस देना, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करना, जो कि सुपरविजन में शामिल है कि सुपरविजन की मदद से उनके तमाम मसाइल का हल निकाला जाता है। ठीक है, उनको गैर जरूरी डिमांड से, गैर जरूरी जो मसाइल होते हैं उनसे बचाया जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है कि ताकि उन पर फजूल में जो है वो तनकीद ना की जाए, फजूल में वक्त ज़ाया ना किया जाए, एनर्जीज जो है वो सही चीज पर, सही जगह पर, सही मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सके, ताकि आपकी प्रोफेशनली जो है वो ग्रोथ हो सके और आप अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक तमाम मामलात को समझने के काबिल हो सके। इन तमाम मामलात को समझने में सुपरविजन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है, राइट? क्योंकि सुपरविजन जो है वही आपके टीचिंग के यानी मेथड के तमाम मसाइल को समझती है, आपको उसके लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, आपको उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करती है और तमाम चीजें जो उसके लिए जरूरी होती हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि सुपरविजन जो है, सुपरविजन की अभी अगर बात करें तो सुपरविजन मेनली मकसद जो होता है ना ज्यादातर टीचर्स के लिए होती है, लाइक टीचिंग के लिए होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों की लर्निंग्स का काफी हद तक जो दारोमदार होता है वो टीचर के पढ़ाने पर होता है कि उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है, वो कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनके जो मेथड्स होते हैं, जो मटेरियल होता है जो यूज हो रहा होता है, जो एक्टिविटीज वो परफॉर्म करवा रहे होते हैं बच्चों को, उसके जरिए से ही वो चीजों को सीखते हैं। उसी के बाकी बच्चों की कुछ अपनी मेंटालिटी होती है कि उनका जो मतलब कह लें कि आईक्यू लेवल कैसा है, कि वो चीजों को कितना अच्छे से पिक कर पाते हैं ना, लेकिन नॉर्मली जो डिपेंडेंट होता है वो सारा दारोमदार उसका टीचर्स पर होता है। तो टीचर्स की तमाम मसाइल को हल करने के लिए, उनकी तमाम सहूलियात मुहैया उनको करने के लिए जो है वो सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, और सुपरविजन का मेन मकसद जो है, उसकी जरूरत जो है वो यही होती है कि वो फैसिलिटेट कर सके, तमाम नीड्स को जो है वो कंप्लीट कर सके और प्रोसीजर अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, सो क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव सुपरवाइजर, एक अच्छे सुपरवाइजर की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अप्रोचेबिलिटी, पर्सपेक्टिवनेस, एस्पायरेशन एंड फेथ, बिकमिंगनेस, इमेजिनेशन एंड रिसोर्सफुलनेस। अभी इसमें आपकी आ जाती है चीजों तक असेस करना, उन चीजों तक महदूद रहना, अपने कंटेंट पर फोकस करना, उनको करने के लिए तैयार रहना, चीजों के साथ लॉयल रहना। ठीक है, उनके
ان کو کرنے کے لیے کنٹینیو کام ان پر کرتے رہنا تاکہ آپ اس چیز کو حاصل کر لیں اور آخر کار آپ اس چیز کو جو ہے وہ پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مختلف طرح کے وسائل کا استعمال کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی امیجنیشنز کا جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, کیونکہ سپرویژن میں کیا ہے کہ سپرویژن میں آپ اپنے تمام خیالات کو, اپنے کنسپٹس کو, اپنی جو ہے وہ اسکلس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ دوسرے جو پروسیجرز ہیں یعنی ٹیچنگ میتھڈز وغیرہ جو ہیں ان کو بہتر بنا سکیں, ٹیچرز کو جو ہے وہ زیادہ بہتر سہولیات مہیا کی جا سکیں, زیادہ اچھا مٹیریل پرووائڈ کیا جا سکے. تو ان تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی سپرویژن پر ہوتا ہے کہ آپ ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو کتنا پورا کرتے ہیں, کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ اتنے اچھے طریقے سے وہ جو ہے بچوں کو پڑھا سکیں. تو ڈفرینٹ ٹیکنیک سپرویژن, پھر بات آ جاتی ہے مختلف ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیک کی سپرویژن کا استعمال کرنے کی کہ آپ مختلف طریقے سے اپنی ٹیکنیک کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں نا سپرویژن میں. سو پریونٹیو, کریکٹیو, کنسٹرکٹیو اینڈ کریٹیو. ایک تو یہ کہ چیزوں کی روک تھام کرتے ہیں کہ جو غلط چیزیں ہیں ان سے روکا جائے, چیزوں کی درستگی کی جائے جو چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, چیزوں کو کنسٹرکٹ کیا جائے, دوبارہ سے بنایا جائے, تعمیر کیا جائے, اس میں اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کیا جائے, چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ کریٹ کیا جائے, تخلیق کیا جائے تاکہ آپ چیزوں کو بہتر بنا سکیں. کہ جن چیزوں میں آپ کو بہتری لانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, جو چیزیں غلط محسوس ہوتی ہیں ان کو روکا جائے, درستگی کی جائے, ان کی دوبارہ سے جو ہے وہ تخلیق کی جائے اور اس کے لیے اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کیا جائے. سو رول آف سپروائزر, سپروائزر کا جو اہم کردار ہے وہ کیا ہوتا ہے, رول آف سپروائزر کو ڈسکس کریں گے. ایڈمنسٹریٹو رولز, ایڈمنسٹریٹو رول کیا آ جاتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, کہ ایڈمنسٹریشن کے جو اصول ہیں وہ کیا ہیں, ان کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں. سلیکشن اینڈ اپوائنٹمنٹ آف کلاس for or supporting staff, sanction and payment of school grants, providing facilities to schools, supervising the development tasks of school, recognition and gradation of school, holding the scholarship examination and awarding scholarship. ٹھیک ہے, کہ اس میں آپ کے کلاس روم کے اسٹاف کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس آ جاتی ہیں, ان کے سلیکشن کا سارا معاملہ آ جاتا ہے, آپ کے اسکول کی چھٹیوں کی, آپ کی پیمنٹ کی جو ہے وہ تمام معاملات آ جاتے ہیں, آپ کے اسکول میں تمام سہولیات کو مہیا کرنا اس میں شامل ہے, آپ کے اسکول کے تمام ترقی کی طرف بڑھنے کے جو ٹاسک ہوتے ہیں, تمام مقاصد ہوتے ہیں, ان کی نگرانی کرنا اس میں شامل ہے, آپ کے اسکول کی اپ گریڈیشن, اس کی شناخت کو ظاہر کرنا اس میں شامل ہے, اسکالرشپ دینا, بچوں کے ایگزامس کنڈکٹ کروانا, انہیں انعامات دینا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کا اسٹاف, آپ کے اسٹاف کے تمام مسائل, آپ کی پیمنٹس, آپ کے پے پیکیجز, آپ کی چھٹیاں, آپ کی تمام سہولیات, آپ کے تمام کہ جو پلاننگز ہوتی ہیں وہ آپ کے ٹاسک, آپ کے اسکول کی اپ گریڈیشن, آپ کے اسکول کی ریکگنیشن, آپ کی اسکالرشپ, آپ کی ایگزامینیشن, آپ کے اوارڈنگ اسکالرشپس, یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سے متعلقہ ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آپ کے تمام معاملات کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سپرویژن ایڈمنسٹریشن کا جو ہے وہ رول ہے. ابھی بات کر لیں گے رول آف سپروائزر کی, کہ سپروائزر کا کیا کردار ہوتا ہے نا. اپروول آف دا ریزولوشن آف مینجمنٹ committee, checking the accounts and records of the schools and checking the safety and security of the school plant, maintaining proper service conditions for teachers, taking proper distribution of workload, reporting to the higher authority about the teacher, promotion on the basis of their performance and welfare of the teachers. تو سپروائزر کا جو اہم کردار ہوتا ہے اس میں آپ کی مینجمنٹ کی کمیٹی کو بنانا, ریزولوٹ کرنا, اس کی تشکیل دینا شامل ہے کہ اس کو اپروو کیا جا سکے. ٹھیک ہے, آپ کے اکاؤنٹس کے ریکارڈ سارے آ جاتے ہیں, اسکول کے تمام بجٹ کا سارا سسٹم اس میں آ جاتا ہے, آپ کے اسکول کی سیکیورٹی کی, سیفٹی کے تمام معاملات آ جاتے ہیں, آپ کی ٹیچرس کی کنڈیشنز, ان کی سروسز کو جو ہے وہ پراپر وے میں رکھا جا سکے, یہ معاملات آ جاتے ہیں جن کو سپروائزر جو ہے وہ دیکھتا ہے. آپ کے کام کی جو ہے ورک لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, تقسیم کرنا, کہ شیڈیول پرووائڈ کرنا کہ کس طریقے سے کام پورا کیا جائے گا, کس دن کتنا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سپروائزر کے جو ہے وہ ساری ڈیوٹیز ہوتی رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو رپورٹ پرووائڈ کرنا کہ ٹیچرز کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے اور ان کی پرفارمنس کے مطابق ان کو جو ہے پروموٹ کرنا, ترقی دینا اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور ٹیچرز کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا جو ہے وہ سپروائزر کا اہم کردار ہے, سپروائزر کے رول ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ڈیوٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپروائزر کے رول میں آ جاتی ہیں. اکیڈمک رولز کیا ہیں سپروائزر کے, ابھی ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. Supervision of teaching learning activities and enhancing and maintaining the educational standard, evaluating and improving the
teaching learning process and orientation of teachers through in service teaching courses. تو اس میں جو مین تعلیمی کردار آ جاتے ہیں سپروائزر کے وہ کیا ہیں کہ ٹیچرس کو جو ہے ٹیچر کی ایکٹیویٹیز کو سرگرمیوں کو بہتر بنایا جا سکے, ٹھیک ہے, انہانس کیا جائے, مینٹین کیا جائے, تعلیم کے معیار کو بہتر بنایا جائے, ٹیچنگ اور لرننگ کا جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیا جائے اس کی بہتری کے لیے, ٹھیک ہے, اور ٹیچرس کی سروسز کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے, ان کو ٹیچنگ کورسز جو ہے وہ پرووائڈ کیے جائیں کہ ٹیچنگ کورسز کی مدد سے وہ صحیح اچھے طریقے سے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سیکھ سکیں. تو یہ سارے ان کے تعلیمی کردار آ جاتے ہیں سپروائزر کے, ٹھیک ہے, جن کو ہم نے ڈسکس کیا. Role of supervisor: evaluation and assessment of pupil achievement, ranging the researchers' experiments and surveys should links with the secondary board of education, preparing the instructional material. Model lesson and providing the audio video aids, organizing the co-curricular activities. ابھی اگر بات کی جائے رول آف سپروائزر کی مزید تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کا جائزہ لینا, ان کی اسیسمنٹ کرنا, ان کو کامیاب بنانے کے لیے جو پروسیس سے آپ گزرتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتا ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سپروائزر کی, ٹھیک ہے, کہ وہ چیزوں کو ریسرچ کے بارے میں جو ہے تمام چیزوں کو ارینج کریں, اس پر تجربات کریں, سرویز کریں کہ کیسے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور بورڈ کی طرف سے ایجوکیشن کے جو تمام لنکس ہوتے ہیں ان سے کنیکٹڈ رہیں, ان کے بارے میں آگاہی دے سکیں, ٹھیک ہے, ہدایاتی تمام مٹیریل کا استعمال کیا جا سکے, لیسن کی پلاننگس کی جائیں, آڈیو ویڈیو ایڈس کا استعمال کیا جائے, ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے ٹیچرس کو تاکہ وہ ان کی مدد سے بچوں کو پڑھا سکیں, اور غیر نصابی سرگرمیوں کو جو ہے ان کو بھی ترتیب دیں کہ تاکہ غیر نصابی سرگرمیاں اور نصابی سرگرمیاں دونوں طریقے کا جو استعمال ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بہتر طریقے سے کیا جا سکے, اور اس کے بارے میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ ٹیچرس کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں رول جو ہیں وہ سپروائزر ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سپروائزر کا اہم کردار ہے. اسی کے ساتھ ہی آپ کا یہ جو یونٹ ہے, یونٹ نمبر 3, وہ فائنلی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. آئی ہوپ سو لیکچر آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا. ریلیٹڈ ٹو دس یونٹ کوئی کوشچن ہے, کوئی query ہے جو آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریمیننگ ٹائم بھی ہمارا جسٹ 6 منٹ رہ گیا ہے. انشاءاللہ ابھی یونٹ نمبر 4 سے جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. ادھر ہی ہوں بیٹا. ایکچولی آج ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ جوائن ہوا تھا, تو آئی واز ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ ہمارا جو کمپلیٹ یونٹ ہے وہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو لیکن ایزی ہے, کچھ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ کافی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. آپ لوگوں نے
جسٹ سننا ہوتا ہے, آپ فوکس سے سن تو لیا کریں. اگر آپ سن رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم شیور اباؤٹ دیٹ کہ آپ کو کچھ سمجھ آ جاتی ہوگی کہ ہم کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. My qualification is double master's, MPhil education, B pharmacy, B.Ed, M.Ed, and now doing PhD in education. Thanks. It's not necessary to ask. Age doesn't matter, بیٹا. Age matter نہیں کرتی ہے. Well, آپ کے سیشن کا جو ٹائم ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے. Just 2 minutes are remaining. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ. Take care yourself. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ Maybe. Actually, it's depend on voice pitch. ٹھیک ہے؟ ہر انسان کی اپنی اپنی وائس پچ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے ہی وائس ہوتی ہے. But same comment I already got from many students. Okay, Allah Hafiz all. Take care yourself.